सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए और आपके यहाँ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल कॉल की जो होने वाला है न्यू आईबीआई को लेकर। हमारे पास टाइम की बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती है, बहुत पाबंदी रहती है, तो हम सीधा सीधा पॉइंट्स पे बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो इस इंडस्ट्री के डूज एंड डोंट्स को लेकर है। क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए और किस तरीके से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अगर आप इन बेसिक्स को फॉलो करें। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम लोग इन बेसिक्स को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये वो बेसिक्स हैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं आपकी इंडस्ट्री के। वो मूलभूत चीजें जिनके बिना आपकी सफलता की कल्पना करना नामुमकिन है। अगर कहीं आप बिना इन बेसिक्स को अप्लाई किए हुए इस प्रोफेशन में सक्सेस हो चुके हैं तो यकीन जानिएगा ये एक तुक्का था, और उसकी उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसके रुकने की, टिकने की और सफलता के बने रहने की संभावनाएं बहुत कम हैं अगर वो बेसिक पे आधारित नहीं है। मेरी बातों को हल्के में मत लीजिएगा, समझिएगा कि क्यों मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूं इन बेसिक्स को समझने के लिए। मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है और आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम अपनी कम्युनिटी को ये बता पाएं कि इंडस्ट्री किस तरीके से मूव करती है और कौन से बेसिक नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधा सीधा बात करते हैं अपने आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो है न्यू आईबीआई प्रेजेंटेशन। और आईबीआई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर। आप और मैं, जितने लोग यहां पर जुड़े हुए लोग हैं, हम सभी लोग इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करते हैं। हम अपनी सफलता, अपने बिहेवियर, अपने करैक्टर, अपने वे ऑफ वर्किंग की वजह से लोगों को इंप्रेस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड दैट इज द बिजनेस, जिस जो बिजनेस का कोर है कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंस आप उस व्यक्ति से होते हैं जो वो हासिल कर चुका है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो गुणवत्ताएं हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हासिल करना। वो मुकाम जो वो हासिल कर चुका है वही आपको इन्फ्लुएंस करता है। किसी ना किसी कारण से जो व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस करता है वो एक खासियत उसके अंदर जो होती है उसकी वजह से करता है। तो आज की ट्रेनिंग में चूंकि हम कोई फिलोसफिकल बातें नहीं करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस। और बिजनेस में इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए। वो बेसिक स्किल्स जो आपको आपके अगले स्तर पे ले जाने में मदद कर सकती है। तो न्यू बिजनेस इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग्स, इसमें एक वार्निंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों ने पहले भी अटेंड की होगी, लेकिन यकीन जानिएगा बेसिक्स को जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार आपकी मास्टरी बनती है उन बेसिक्स को लेकर। एंड इस बिजनेस में सफलता के लिए आपका मास्टर होना बहुत जरूरी है। तो वार्निंग ये है कि ये दिस ट्रेनिंग इज वेरी बेसिक, बट इट ऑलवेज डिलीवर ग्रेट रिजल्ट्स। ये बहुत साधारण सी चीजें हैं, लेकिन हमेशा बड़े रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यही बेसिक्स काम आते हैं। और इन बेसिक्स को लेकर कुछ बेसिक चीजें जो आपको समझनी जरूरी है। बेसिक रिमेन्स सेम फॉर एवरीवन। ये बेसिक हर एक आदमी के लिए समान रहता है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं है। जितने भी लोग अपनी सफलता की चरम सीमा तक पहुंचे हैं उन सभी लोगों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि इन्होंने अपना जो स्टैपिंग स्ट्रैप बनाया है, यानी जिन चीजों पे कदम रख के ये लोग ऊपर की राह में बढ़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंडस्ट्री के बेसिक्स रहे हैं। अब आज मैं, क्योंकि स्पेसिफिकली हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं तो दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री, किसी प्रोफेशन, किसी खेल, किसी भी चीज के अंदर अगर आप बेसिक्स को फॉलो कर दें तो आप
सुनिश्चित कर सकते हैं बड़ी सफलता को। अगर आप बेसिक फॉलो नहीं करते हैं तो देर सबेर बड़ी सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। इन बेसिक्स को फॉलो करने के लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, बेसिक हमेशा सिंपल होते हैं, ये इतने साधारण होते हैं दिखने में कि अगर हम बात करें तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये इतना बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये इजी नहीं होते हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बेसिक वो चीजें हैं जिनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये इतने बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल नजर आते हैं, एंड इतने सिंपल नजर आते हैं कि इनको करना बहुत आसान नजर लगता है, ऐसा लगता है, नजर आता है बहुत ही आसान, लेकिन ये इतने आसान नहीं होते। एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हेल्दी रहने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। बीइंग हेल्दी इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आप अगर डेली 20 मिनट का वॉकिंग करते हैं, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन फूड खाते हैं, तो आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। कितना आसान है, लेकिन कितने लोग एक करते हैं, यह सवाल है। हर एक मोटा, हर एक जो ओवरवेट आदमी है, उससे अगर पूछा जाए कि पतला होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी वेट मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपली पता है। सुबह उठेंगे, जंक फूड को अगर मैं अवॉइड करूं तो आई कैन मैनेज माई वेट, ये बोलेगा वो कि जंक फूड जो चटर पटर खाना छोड़ दूंगा एंड थोड़ा वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा तो मेरा वेट मैनेज हो जाएगा। कितना आसान है, मतलब कितना सिंपल साउंड होता है, लेकिन आसान नहीं है, बिकॉज इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही साधारण है, लेकिन हर आदमी नहीं कर पाता। अगर हर आदमी कर पाता, अगर इतना आसान होता, तो हर एक आदमी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सफलताएं हासिल कर चुका होता। आज फेलियर का रेशियो उस लेवल का नहीं होता जितना हम देख रहे हैं। मैं इस पर्टिकुलर कंपनी, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी डोमेन के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ, दो चीजें, अगर मैं बात करूं, जिम रॉन जो कि एक बहुत बड़े सेल्स के गुरु हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जिम रॉन को गूगल करिएगा, आप पाएंगे कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर सेल्स ट्रेनर। दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स प्रवक्ता एंड सेल्स ग्रुप में से एक हैं जिम रॉन। जिम रॉन कहते हैं, सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस, सक्सेस इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग द बेसिक फंडामेंटल। उनका कहना है कि सफलता ना तो कोई जादुई है, ना कोई रहस्यमयी है, वो सिर्फ है एक प्राकृतिक तौर पे जो बेसिक फंडामेंटल हम अप्लाई करते हैं, उनका रिजल्ट सफलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बातें तो शायद हो सकता है आपको लगेंगी कि आउट ऑफ इमोशन बोल गए सर जी आप तो। जिम रॉन जो सबसे थॉटफुल सेल्स गुरु माने जाते हैं, वो कहते हैं कि सफलता रिजल्ट है फंडामेंटल एप्लीकेशंस का, उन चीजों का, उन बेसिक्स का जो फंडामेंटली आप अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस हो दुनिया का। नाउ, दो चीजें उन्होंने रिकमेंड की हैं वहां पर, एंड वो बोलते हैं कि कंपाउंडिंग है, फंडामेंटल कंपाउंडिंग है। कभी आपने स्प्रिंग को आपने देखा होगा, स्पाइरल, अपसाइड स्पाइरल, आप देखेंगे वो ऐसे स्प्रिंग को अगर आप घुमाना शुरू करेंगे तो पता चलता है कि वो लग रहा है कि घूम ही नहीं रहा, लेकिन वो पूरी स्प्रिंग मतलब उस लेवल को अप कर चुकी होती है। और इसी टाइप से अगर डाउन करेंगे तो पूरी पूरी जो स्प्रिंग है वो आउट हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली कंपाउंडिंग का यही इंपैक्ट है कि अगर आप छोटा छोटा स्टेप्स डेली उठाना शुरू करें तो आप इस इंडस्ट्री के टॉप 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं। एंड वो ये बोलते हैं कि अगर आप 18 मिनट, मात्र मात्र 18 मिनट अगर बेसिक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो पूरे साल के अंत तक आप एक बेहतरीन 1% लोगों की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन मैक्सिमम लोग ये करते नहीं हैं। बहुत ही साधारण सी चीज है, अगर आप डेली 20 मिनट का वॉक करें तो एक साल के अंदर, मात्र डेली 20 मिनट का वॉक एक साल के अंदर आपके बॉडी के वेट को मैनेज कर सकता है। अगर आप हर साल, हर महीना 5-10 हजार रुपए की सेविंग करें तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द
बाय द एंड ऑफ 5 ईयर आप कंपाउंडिंग में लाखों रुपए का इनकम बना सकते हैं। लेकिन वो 1000 से लेकर 5000 रुपए की सेविंग करना कितना आसान लगता है, लेकिन करते कितने लोग हैं, ये सवाल है। यानी वहां पर सिंपल तो है लेकिन आसान नहीं है, बिकॉज कंसिस्टेंसी लोगों के अंदर नहीं है। दो चीजें चाहिए होती हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन क्या है, आपको समझ में आ रहा है, इट्स ओके करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है तब भी करें। आपका मूड है तब भी करें, जिस दिन मूड नहीं है तब भी करें। ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब आपको प्लान देने का मूड नहीं है, लेकिन आपका कमिटमेंट है दो प्लान करने का, तो आपको करना ही करना पड़ेगा, वेदर आपका मूड है कि नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, धूप है, बारिश है। ये डिसिप्लिन है। एंड उसको कंसिस्टेंट रखना है अगले एक ड्यूरेशन तक। अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ बेसिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, अपने बिजनेस बेसिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सकती है। एंड ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, इट इज वेरी सिंपल कि आपके पास कुछ बेसिक नियम है। उन बेसिक नियम को डिसिप्लिन के साथ और निरंतरता के साथ यानी कंसिस्टेंसी के साथ अगर एक ड्यूरेशन तक आप करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। लिखित में आप ले सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। नाउ अब आज का जो मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको रखा है। आज का एजेंडा क्या है कि हम बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस में किस तरीके से हम बेसिक्स को फॉलो करके बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड दूसरा, हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेंगे। ये क्वेश्चन एंड आंसर इस प्रोग्राम को लेके हो सकते हैं, आज की बीओपी को लेके, आज की मीटिंग को लेके हो सकते हैं। आपको आज के लेके कोई कंसर्न है, आप अपना हैंड रेज करके अपना सवाल पूछ पाएंगे। लेकिन अभी इन बिटवीन आप हैंड रेज मत कीजिए, बिकॉज ये डाइवर्ट करता है स्पीकर के अटेंशन को। तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, और अगर पॉसिबल होता है तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, और कहीं ना कहीं अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है एज अ प्रोफेशनल। नाउ अब ये जो बेसिक्स हैं ये हमने कैसे डाला, इसमें हमने बेसिक ऑफ बिजनेस को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है। आपको कोई लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन में हिस्सेदारी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीजें आपको समझने की जरूरत है। एंड हमारी इंडस्ट्री के पांचवा बेसिक नहीं है, केवल 4 बेसिक है, ओनली 4 बेसिक। ये 4 बेसिक को अगर आप समझ लिए तो आपकी सफलता की राह बहुत आसान हो सकती है। और इतना ही साधारण है, और केवल दो चीजें चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इन 4 बेसिक्स को अप्लाई करते चलेंगे अपनी लाइफ में, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ लिटरली दुनिया के 1% लोगों में आ सकता है। मतलब आप दुनिया के सफल 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं। 3 कार्डिनल रूल्स हैं एंड 6 डेली एक्टिविटीज हैं। अब 4 3 6 इस नियम को आपने ध्यान रखना है कि आपके इंडस्ट्री के 4 बेसिक नियम हैं, सॉरी 4 बेसिक स्किल्स हैं, 3 कार्डिनल रूल्स हैं, एंड 6 नियम हैं जिनको आपने हर रोज टास्क के तौर पे करना है। 6 डेली टास्क है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले 4 उन बेसिक स्किल्स की। अब ये सिंप्लीफाइड कर दिया गया है तो आपको आसानी हो गई कि 4 बेसिक्स कौन कौन सी है वो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला बेसिक जो है दैट इज आपको नेम का लिस्ट बनाना आना चाहिए। दूसरा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना और इनविटेशन करना आना चाहिए। तीसरा, आपको प्लान देना आना चाहिए। चौथा, आपको फॉलो या फॉलो थ्रू करना आना चाहिए। अब अगर इन चारों में आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, एंड फॉर्चुनेटली आपने एक बड़ी सफलता पा ली है, तो आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है। समझिएगा, आप लंबे टाइम तक उस सफलता को होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो एक तुक्का माना जाएगा। और ऐसे हमने बहुत सारे, आपको इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कसीदे पढ़ते हैं अपनी पिछली कंपनी में, उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की, ये अचीवमेंट हासिल की, वो अचीवमेंट हासिल की, और आज अगेन वो बॉटम लेवल पे हैं। तो ऐसे में तुक्के में बिना ऑर्गेनाइज किए हुए टीम को बिल्डअप करना, बिजनेस को बिल्डअप करना बहुत लंबे टाइम तक की सस्टेनेबिलिटी नहीं देता है, उसको बहुत लंबे टाइम तक की रोकने में मदद नहीं करता है। तो आपको कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला नेम की लिस्ट बनाना है। दूसरा, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करना है, इनवाइट करना, प्लान को दिखाना, एंड फॉलोअप करना। बहुत ही बेसिक है,
और इसलिए लोग इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री के टॉप आइकॉनिक लोग हैं, आप किसी भी व्यक्ति को, किसी, हमारी कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, 10वीं कंपनी, किसी भी कंपनी में जाकर अगर आप टॉप लेवल के जो टॉप नोट्स लोग हैं उनकी अगर लिस्ट उठाएंगे, तो वो लोग होंगे जिन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया है। उनके पास नेम की लिस्ट है। नेम लिस्ट कौन सी? वो लोग जो आपके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, वो लोग जो फ्यूचर के एसोसिएट्स होंगे। एंड ऐसे लोगों को अगर हम बात करें, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो लोग ही हैं। और ये लोग आपके रॉ मटेरियल हैं। दो कैटेगरी के लोग हैं दुनिया के अंदर। पहले लोग वो हैं जिनको आप जानते हैं, एंड दूसरे लोग वो हैं जिनको आप नहीं जानते। तीसरा नहीं है। पहला व्यक्ति वो जिसको आप जानते हैं, दूसरा व्यक्ति वो जिनको आप नहीं जानते हैं। अगर पहले जिनको आप जानते हैं उनको आपने लिस्ट डाउन कर लिया, तो दूसरी कैटेगरी को पहुंचना बहुत आसान है, बिकॉज ये लोग उन लोगों को जान रहे होते हैं। और इस तरीके से पूरी दुनिया आपकी लिस्ट में शामिल हो सकती है। इन लोगों के जो नाम आपने लिखने हैं, उनको बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रीजज के आपने नाम लिखने हैं सबके। और उसके लिए आपके पास हैंड रिटन या प्रिंटेड लिस्ट होनी चाहिए। हैंड रिटन इसलिए बोला जाता है कि एक साइकोलॉजी है, एक साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी है कि जब आप किसी का नंबर, पहले क्या होता था, हमें अपने सारे रिश्तेदारों के नंबर ना याद रहते थे, जब वो डायल वाला फोन होगा, जो जो लोग रिलेट कर पाए। लेकिन आज आपको आपके घर के लोगों के नंबर भी याद नहीं है, क्योंकि आपने उसको मोबाइल पे सेव किया हुआ है। एंड जब जरूरत पड़ती है आप नाम के साथ डायल कर लेते हैं। और कोई इमरजेंसी में भी आपको नंबर के लिए फोन को ही देखना पड़ेगा, आपको याद नहीं है, मे बी कुछ सर्टेन नंबर को छोड़ के। पहले पूरे पूरे खानदान के नंबर और पूरे मोहल्ले पड़ोस के नंबर, सभी लोगों के नंबर हम लोगों को याद रहते थे, बिकॉज हैंड रिटन होता था, रीडायलिंग होती थी। तो जब हम किसी चीज को लिखते हैं, तो आपका ब्रेन, आपका बहुत सारे सेंसेस, आपका टच करना, आपका फील करना, और बहुत सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक इमोशन के साथ जब आप लिखते हैं, तो वो आपके लिए मतलब बेहतरी में काम करता है। तो आपको जरूरत है हैंड रिटन उसकी। एंड साथ में जब आप लिस्ट बनाते हैं, तो प्री जजिंग लोग करते हैं। प्री जजिंग का मतलब पहले से डिसाइड कर लेते हैं इंटरनली, उनके अंदर से एक आवाज आती है कि ये व्यक्ति नहीं करेगा, ये व्यक्ति करेगा, ये व्यक्ति नहीं करेगा, ये व्यक्ति करेगा। तो उसके लिए एक मेमोरी जोगर है। मेमोरी जोगर मतलब जो आपको ट्रिगर करेगा, सुनो सुनो सुनो, ये वाला लिखो, इस फील्ड के लोगों को लिखो। तो उसके लिए फॉर्मूला काम आता है, फ्रेंड्स का फॉर्मूला। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और इस फॉर्मूले को जब आप सीखते हैं, जब इस फॉर्मूले को आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये फॉर्मूला आपके लिए किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर फ्रेंड्स को डिफाइन किया गया है। एफ मीन्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब आप इस सिस्टम के अंदर आए, और आप तो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आपके साथ के जो लोग हैं, जो नए प्रोस्पेक्ट्स इस महीने आपके साथ जुड़े हैं, उनके साथ बैठिए, उनके उसमें उनको बताइए फ्रेंड्स का फॉर्मूला। एफ स्टैंड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स पहली कैटेगरी में इसलिए रखे जाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके सामने हम हेजिटेट नहीं करते, हम बिंदास बोल सकते हैं। तो ये पहले लोग हैं जो फैमिली एंड फ्रेंड्स को आप रखेंगे लिस्ट में। और ये पहले लोग हैं जिनको आप अप्रोच करेंगे। एंड ये पहले लोग हैं जहां से आपको रिजेक्शन मिलेगा। ये पहले लोग हैं जहां पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। और इनका रिजेक्शन आपको हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज इनके साथ आप तू तड़ाक की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। मे बी ये भी आपको बहुत ही यू नो अच्छी तरीके से हैंडल करते होंगे। कुछ लोग डांट फटकार के हैंडल करते होंगे, बिकॉज हमारे क्लोज के लोग हैं। बट ये लोगों से आपका प्रैक्टिस का ग्राउंड बनता है। आप अपने बेहतरीन तरीके से अपने प्रोजेक्ट को इनको बताएंगे जब, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी कि नया व्यक्ति, उसका प्रोफाइल क्या है। तो कई बार फैमिली एंड फ्रेंड्स हमारे लिए, सबसे पहले उनके नाम लिखिए जो आपके दोस्त हैं या परिवार का हिस्सा हैं। एंड आप जब इनका नाम लिखते हैं, तो आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और आपको लगता है कि ये लोग आपके साथ सपोर्ट करने, कुछ लोग सपोर्ट करने के हिसाब से, कुछ लोग क्रिटिक्स होंगे, उस हिसाब से भी आपके साथ आपके लिए प्ले ग्राउंड बन सकते हैं। दूसरा, रिलेटिव एंड रेफरेंसेस। अब जब फैमिली एंड फ्रेंड्स कर लिया, अब आप देखिए आपके रिलेटिव्स कौन से हैं। रिलेटिव्स और उनके रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कौन से होते हैं? मान लीजिए मैं कानपुर में रहता था, वहां पे मेरा एक दोस्त था। वो दोस्त का बड़ा भाई और बड़े भाई के 3 दोस्त, जब भी मैं उनके घर पे जाता था,
उनके बड़े भाई का नाम विजय था, लेकिन विजय के 3 दोस्त आते थे घर पे जो उन्हीं की उम्र के थे। तो मैंने विजय भैया का नाम लिखा, साथ में उनके 3 दोस्त, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा बट मैंने रेफरेंसेस में क्या डाल दिया, वो मोटा वाला फ्रेंड, लंबा वाला फ्रेंड, नाटा वाला फ्रेंड, ऐसे डाल दिए। तो इससे क्या होगा, जब मैं विजय भैया से मिलूंगा तो आई विल बी आस्किंग कि उनका नंबर क्या है। जो आपके मोटे वाले दोस्त आते, मैं सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, जो थोड़ा सा मोटे थे, उनका नंबर मुझे चाहिए। तो इस तरीके से आप ऐसे रेफरेंसेस को डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट, जहां पर आपने इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई वगैरह जो की है उसके नाम आप डाल सकते हैं। इसी टाइप से एजुकेशनल कॉन्टेक्ट, आपका क्लासमेट रहा होगा, आपके टीचर रहे होंगे, आपका कैंटीन का स्टाफ था, बहुत सारे लोग थे, माली अंकल थे, यंग सा माली था, वो भी आपके साथ स्कूल लाइब्रेरी के अंदर कुछ स्टाफ था जो आपके साथ कनेक्टेड थे। ऐसे सभी लोगों को आप नाम लिखिए। देन आपके पड़ोसी गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, इन सब के नाम आप लिखिए जो आपके पड़ोस के अंदर हैं। डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, जो दूर दराज के आपके लोग हैं। और अब आप इसको सिटी वाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं थोड़ी देर बैठूंगा लिस्ट बनाने के लिए, सोचूंगा पंजाब चला गया, लुधियाना में मेरा कौन है, ओके ओके, अमृतसर में कौन है, ओके, देन संगरूर में कौन है, देन चंडीगढ़ में कौन है। इस तरीके से आप अपनी सिटी वाइज अपनी लिस्ट बना सकते हैं। एंड फाइनली एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग। ये हमेशा आपकी लिस्ट को ग्रोइंग मोड में रखता है। जब आप कहीं मूव कर रहे हैं एंड यू मेट समवन, आप किससे मिले एंड देन यू सेड कि आपने नंबर एक्सचेंज किया, उसके बारे में कुछ लिखा और देन आपने अपनी डायरी को अपडेट कर लिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके घर का डॉक्टर हो सकता है, आपका इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, आपके घर में काम करने वाले बाकी लोग हो सकते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, जो आपका राशन वाला हो सकता है। इन सब के नाम आप लिख सकते हैं। एंड इस तरीके से ये नाम लिखने का मतलब क्या है कि आपने एक लिस्ट तैयार कर दी, बिना ब्रेन के ऊपर ज्यादा, दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर डाले हुए। अदरवाइज जब आप लिस्ट तैयार करने बैठेंगे तो अगर आप फ्रेंड्स के फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप 10-50 लोगों की लिस्ट बनाएंगे एंड देन आप बोलेंगे बस हो गया, इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता। लेकिन तभी मैं आपसे पूछूं, आपके स्कूल पे जाइए और स्कूल के दिनों को याद कीजिए, आपके कौन कौन से दोस्त थे। फॉरगेट अबाउट उनके नंबर, आपके पास नहीं है। अगर आपके पास एक विजन है, अगर आपके पास अपने दोस्तों के नाम है, तो आप उनको फिर सोशल मीडिया पे या अलग अलग किसी एक रेफरेंस से ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से पहले एक बड़ी सी लिस्ट बनाइए। यकीन मानिएगा, इस इंडस्ट्री में जो लोग सफल हुए हैं ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी लिस्ट है। जितना बड़ा रॉ मटेरियल उतना बड़ा प्रोडक्शन। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपकी लिस्ट है, लोगों की वो तादाद है जो आपकी लिस्ट के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोग भारत के रहने वाले हैं एंड भारत के अंदर पॉपुलेशन के मसले में सबसे नंबर 1 हम लोग हैं। तो यहां पर एक चीज की कमी नहीं है और वो है लोगों की कमी। और दूसरा, यहां पर एक चीज की और कमी नहीं है कि रोजगार की बहुत कमी है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अनदर अल्टरनेटिव इनकम। एक वैकल्पिक आय के तौर पे लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आप वो लिस्ट बना सकते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। अब आपने इनवाइट करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन अपने आप एक बड़ी स्किल है। पहली स्किल क्या है, लिस्ट बनाना। आप समझिए कितना आसान है। लोग बोले अरे सर इसमें इतना, ये 1 घंटा खोटी करने का जरूरत क्या है, हम लिस्ट वैसे बना लेंगे। नो, यूज फॉर्मूला, फ्रेंड्स का फॉर्मूला, ताकि आपकी लिस्ट बड़ी सी बड़ी हो सके। और ये जरूरी नहीं है कि आज आपने लिस्ट बना दी तो कल से आपने सारे लोगों को प्लग कर दिया। मेक द लिस्ट। आपके इंटरनल ब्रेन को एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन तो कभी भी कर लेंगे। नाउ प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, लुकिंग फॉर द पीपल हु आर ओपन टू अंडरस्टैंड। जब आपने लिस्ट बना ली, ये लिस्ट है रॉ मटेरियल। अब इसमें से क्वालिफाइंग लीड्स आपने जनरेट करनी है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना है जो अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं, जो ओपन है अंडरस्टैंड करने के लिए आपके प्रोजेक्ट को। एंड दूसरा, ये जो इनविटेशन है ना, इस बात को समझ लीजिए, ये गेटवे स्किल है, ये एंट्री का दरवाजा दरवाजा है। ये मतलब ये इस सफलता का दरवाजा है जो आपका प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन स्किल है। कैसे करना है, तो इनविटेशंस के लिए आपने कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है। पहला पहला नियम ये है, ऑलवेज बी एक्साइटेड। अगर आप अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके एक्साइटेड नहीं है तो सामने वाला कभी होने वाला नहीं है। तो ऑलवेज बी एक्साइटेड। कार्यक्रम और क्रियाक्रम में फर्क होता है। दोनों ही इवेंट्स होते हैं, लेकिन कार्यक्रम में आदमी एक
नई एनर्जी के साथ जाता है, लेकिन क्रियाक्रम में भी जाता है, लेकिन वहां पर जो है एक सिंपैथी होती है, एक बुझा बुझा सा व्यक्ति जाता है। तो आपका ये जो इनविटेशन से पहले, आप जब इनविटेशन की बात करें तो आपके लेवल में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। एंड अगेन, एक्साइटमेंट का मतलब ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। एक्साइटमेंट का मतलब है वो वाइब्रेशन आपकी होनी चाहिए, आपकी आंखों के अंदर वो चमक होनी चाहिए, एंड यू विल फील लाइक आपने, अगर कई बार आप देखिए, कई बार आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है जब आपको एक अच्छी खबर मिलती है, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटमेंट। आप हमेशा एक पॉजिटिव वाइब से लेके चलें। दूसरा, द फॉर्मूला ऑफ किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस को अप्लाई करना है, एंड किस इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कभी भी पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा पर्दा डाल के रखेंगे उतना एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी उसमें बनी रहेगी। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अभी पीछे भी हमने बात किया था, उसमें ट्रिपल सी का फॉर्मूला होता है। पहले आपने कनेक्ट करना है, देन क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, एंड तीसरा आपने कॉल टू एक्शन करना है। कनेक्ट, क्यूरियोसिटी एंड कॉल टू एक्शन। तो आपने क्या करना है, आपने कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, कैसे हैं आप? मुझे आपकी एक्टिविटीज में सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ यार, बड़ा अच्छा लगता है। बाय द वे, घर परिवार सब, ये वो एक कनेक्शन बनाया। एंड देन आपने क्यूरियोसिटी उसके जनरेट करनी है। क्यूरियोसिटी क्या है कि आपने कुछ ऐसी पंच लाइन देनी है जिससे उसका ध्यान आपकी तरफ आए एंड उसको ये लगे कि मेरे लिए इसमें कुछ है। देन यू कैन एड अ लाइन लाइक कि यार मैंने अभी हाल में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला जो मेरे लिए एक एडिशनल इनकम बना रहा है। और ये सब कह के आपने फिर उस बात को वहीं छोड़ देना है। चलो छोड़ो, ये सब बातें तो होती रहेंगी, और बताओ दीदी क्या कर रही है, भैया क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, अलाना मतलब आपने वापस कनेक्शन पे आ गए। अब उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, तो बोलेगा अरे वो आप बता, हाँ हाँ वो है। तो अगर आपका टाइम है, तो एक्चुअली आज मैं थोड़ा बिजी हूं, अगर आपके पास टाइम है तो कॉल टू एक्शन मतलब उसको आपने इनवाइट करना है अपने सेमिनार के लिए, अपने बीओपी के लिए, अपने इवेंट के लिए, या वन ऑन वन मीटिंग के लिए कि मेरे एक सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, उनके साथ मैं आपको बैठाना चाहता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस तरीके से बी इन हरी। हमेशा अगर आप ऐसा देखेंगे, दिखाएंगे कि आपको बहुत टाइम है, तो वो आपसे आपको कुरेद कुरेद क्वेश्चन पूछेगा एंड देन वो प्री जजिंग में चला जाएगा। तो यहां पर आपने एक वो दिखाना है उसको कि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, एंड ये एक डिटेल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो हम आपको एक बहुत ही एलिजिबल व्यक्ति से मुलाकात करा सकते हैं। एंड उसको इनवाइट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। और एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम शादी का इनविटेशन देखते हैं ना, तो शादी के इनविटेशन में डेट लिखी होती है, दूल्हा दुल्हन के खानदान का नाम लिखा होता है, एंड ये लिखा होता है घुड़चटी इतने बजे होगी, बारात इतने बजे प्रस्थान करेगी। मेन्यू, डिनर लिखा होता है, मेन्यू नहीं लिखा होता है। तो आपने केवल केवल मेजर मेजर चीजों के लिए उसको बोलना है, ना कि एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है। जब एक्सप्लेनेशन होती है तो बंदा प्री जजिंग कर लेता है। तो ये इन्विटेशन का स्किल है। तीन चीजें ध्यान रखनी है, कनेक्ट, क्यूरियोसिटी एंड कॉल टू एक्शन। उसके बाद एक कॉल टू एक्शन उसको देना है। तो मास्टर द इन्विटेशंस कैसे करना है, आपने राइट वर्ड्स को यूज करना है, वो भी एंथुसियाज्म के साथ। अभी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका एक पर्सनालिटी, जिनका एक पर्सोना ऐसा बन गया है जो लोग उसको उसको लेके उन्होंने एक भ्रांति उनके दिल में है। जैसे अगर आप एमएलएम बोलेंगे, दे फील ऑकवर्ड, नहीं नहीं नहीं, एमएलएम नहीं करना भाई, चैन सिस्टम समझते हैं और उसका एक नेगेटिव इमेज उन्होंने बना लिया है। हालांकि मैं अभी, हमारे एक मेंटोर हैं, उनको, वो मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर चैन से रहना है तो चैन बनाना पड़ेगा, चैन से रहना है तो चैन बनाना पड़ेगा। एंड जितने भी बड़े इंटरप्राइजेस हैं, जितने भी बड़े वर्कशॉप करने वाले बड़ी कंपनीज हैं, जिनके पास बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी का इंटरप्राइज हो, चाहे वो रतन टाटा जी का इंटरप्राइज हो, चाहे वो सैमसंग, सोनी या कोई भी बड़ा इंटरप्राइज हो, उन सभी लोगों ने अपनी चैन बनाई है। दे हैव चैन ऑफ डीलर्स, दे हैव चैन ऑफ शोरूम्स, एंड उसके बाद वो उनका ये नेटवर्क कहलाता है, और यही नेटवर्क उनकी नेटवर्थ बनाता है। तो ये बाकी मिडिल क्लास लोग जो है, वो इन सब चीजों को लेके उन्होंने भ्रांतियां बनाई हुई हैं, और इस वजह से मैक्सिमम लोग उन शब्दों के साथ ही उनकी जो चीजें उनसे कनेक्ट करते हैं और उसको नकार देते हैं। तो इसलिए अपलाइन, डाउनलाइन, सेमिनार,
मीटिंग्स, इन सब का प्रयोग ना करते हुए आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है, पार्टनरशिप की बात हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है। जब आप इनवाइट करें, तीन चीजों का ध्यान रखना है। कनेक्ट करना है। अगर आप सीधा सीधा ताबड़तोड़ अगर आप बात कर रहे हैं किसके ऊपर, बिजनेस को लेके, तो हम लोग इमोशनल हैं, और इमोशनल लोग जो हैं, जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो इमोशन से ऊपर जब बिजनेस की बात जाती है तो लोग उसको ना कर देते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट करना है, देन क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, एंड देन कॉल टू एक्शन करना है। और क्यूरियोसिटी और कनेक्शन के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ पे नजर आता है। आई गॉट लकी, मैं अपने आप को यार किस्मत वाला समझता हूँ। मुझे एक ऐसे मेंटर मिले हैं जिनको, जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग देते हैं। वो कुछ खास खास लोगों को मेंटरशिप देते हैं। मुझे नहीं पता ये तेरे लिए है कि नहीं है, बट अगर तू सुनना चाहे तो मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाने में मदद कर सकता हूं, बिना तेरी करंट की जो पढ़ाई है, करंट की जो स्टडी है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर। अगर स्टूडेंट है तो ये स्क्रिप्ट काम कर सकती है, और अगर वो किसी प्रोफेशन में है तो सेम चीज आप उसको ही बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को यार बड़ा, मतलब ये कैसे आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ा लकी अपने आप को समझता हूं कि मुझे एक मिलियन डॉलर इंडस्ट्री की कंपनी के साथ, जो कि 160 कंट्रीज में काम कर रही है, उसके साथ काम करने का मौका मिला, और वो अभी एक्सपेंड कर रही है आपकी सिटी के अंदर। मुझे नहीं पता तेरे मतलब की चीज है कि नहीं है, पर अगर तू सुनना चाहे तो ये प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और बिना अपने धंधे को, अपनी नौकरी को डिस्टर्ब किए बगैर तो यहां पर बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। और तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप से आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, एंड ये स्क्रिप्ट आप जब बार 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 उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके मास्टर हो जाएंगे। मैं अभी हाल में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट बताई और स्क्रिप्ट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। मैंने इसमें ऐड तो नहीं किया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता आप कंफर्टेबल होंगे मेरे इस ऑफर को लेके या नहीं, लेकिन मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं आपको बताते हुए, क्योंकि अगर मैंने आपको नहीं बताया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है यार कल को। अब मुझे नहीं पता तू करेगा नहीं करेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, तो चूंकि तू मेरा अच्छा दोस्त है, चूंकि तू मेरा जानकार है, चूंकि तू बहुत एलिजिबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे एक बार इसको देखना चाहिए। मुझे नहीं पता ये आपके लिए है कि नहीं है, लेकिन कल को मैं ये नहीं चाहता हूं कि तू मुझे उलाना दे, कल को आके तू मेरे को बोले कि वीरेंद्र, वैसे तो तू बोलता था बहुत अच्छा है यार, हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम फैमिली फ्रेंड हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम लंगोटिया दोस्त हैं, एक साथ ग्रो करेंगे, और जब ये अच्छा मौका तुझे मिला तब तूने मुझे बताया क्यों नहीं भाई। तो कल को मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी तरफ से इस टाइप की शिकायत आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको देखें। करना नहीं करना इट इज अप टू यू। तो जब आप उसको बोलते हैं करना नहीं करना इट इज अप टू यू, मतलब करे ना करे ये तेरे ऊपर है, तो आप उसके ऊपर से जो भार है ना उसको हटा देते हैं। उसको ये नहीं लगेगा कि अब ये पीछे पड़ जाएगा, भैया ज्वाइन करो ज्वाइन करो। तो इस तरीके से आप इस टाइप की स्क्रिप्ट आप तैयार करके रखिए। नाउ इनविटेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, एंड अब आता है सो द प्लान। प्लान कैसे करना है, कैसे प्लान करना है। तो प्लान करना एक फाइनल स्टेज है जब हमारा प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाता है, और प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि चलो ठीक है आ जाओ, घर पे आ जाओ, या फिर हम लोग अपने सीनियर से मिला लो, या कोई बीओपी के लिए वो आ गया। तो यहां पर आपके पास कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सो द प्लान इसको इसलिए बोला जाता है कि आप इस दायित्व के साथ, इस माइंडसेट, इस इंटेंशन के साथ जाइए, मेरा मकसद केवल और केवल ये प्लान दिखाना है। अगर इसकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं होगा, अगर इसका खुदा इसके ऊपर मेहरबान होगा, तो इसको इस समझ, ये विजडम, ये अकल आएगी कि ये मेरी बात को समझ पाएगा, और नहीं तो तू, नहीं तो कोई और सही। अगर इस माइंडसेट के साथ आप जाते हैं तो आपका माइंडसेट होता है सो द प्लान। मैं पूरे दिल से, पूरे अच्छे तरीके से अपना प्लान दिखाऊंगा, मैं प्लान बेचने के हिसाब से नहीं जा रहा हूं। लेकिन जब आप उसको दिखाते हैं और ये इस इंटेंशन के साथ दिखाते हैं, तो ये आदमी जो है ना, इसका रडार उसको सेंस करता है। अदरवाइज जब आप ये लेके चलते हैं मैं प्लान दिखा रहा हूं इसको, और आपके दिमाग में चल रहा है ये जुड़ेगा तो मेरे को इतना इतना अमाउंट मिलने वाला है, तो उसको भी वो सेंस करता है, वो बॉडी लैंग्वेज में उस फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है, एंड इस वजह से वो आपसे डिस्टेंस बनाता है। तो आपका मकसद ये होना चाहिए, तू नहीं कोई और सही, और नहीं तो और सही। आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्लान देना है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, प्लान प्लान प्लान, तो लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए काम करता है और आप एक बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं।
बेस्ट पार्ट क्या है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा प्लान दे सकते हैं, आपके पास एक मैकबुक है, लैपटॉप है, बेहतरीन से बेहतरीन टूल्स आपके पास हैं, डोंट यूज देम। हाँ जी, सही सुना आपने, उनको यूज नहीं करना है। आपने कुछ ऐसा यूज करना है जो आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एक मैसेज दे। अरे इतना आसान है। मान लीजिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप टप 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 करके अंग्रेजी बोलते हैं। आप अपनी मैकबुक खोलते हैं और एक बढ़िया सा महंगा सा लैपटॉप के साथ अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अब सामने वाला बोलता है झूठ तो जाऊं, लेकिन ना तो मुझे ऐसी अंग्रेजी बोलनी आती है और ना ही मेरे पास ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे मैकबुक या दूसरे लैपटॉप है। आपने क्या किया? एक फाइल लिया। फाइल आप जब खोलते हैं तो फाइल का जो चैप्टर उसके सामने दिख रहा है, आपने मोटा मोटा जो भी आपकी भाषा, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उस हिसाब से आपने उस पर्टिकुलर उस पेज को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। और इस तरीके से वो सामने वाले उसको लगता है अरे इतना आसान है, ये तो मैं भी बोल दूंगा। लेकिन वहीं आप मेरे को लेके गए, मैंने अपनी राइटिंग में एक पेपर पे लिखा। आप अनुराग सर को लेके गए, उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा। हो सकता है अनुराग सर ने कुछ और बोला और मैंने कुछ और बोला। हो सकता है मैं मैनेजमेंट वाला जो जो डिटेल्स मुझे मैनेजमेंट के बारे में देनी है वो मैं भूल गया। बिकॉज ब्रेन की अपनी लिमिटेशन होती है। मैं पिछले 5 प्लान करके आया और मैंने क्या किया, इस बार कंपनी का इकोसिस्टम के बारे में उसको बताया नहीं। तो अभी क्या हुआ कि हम दोनों के प्लान में वेरिएशन आ गया। लेकिन अगर आपके पास एक फाइल है जो 50-60 रुपए की कोस्ट करती है, जो हमारी पीडीएफ है, जो रात को दिखाई जाती है, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड यू कैन कैरी दिस प्रिंट आउट विद यू। आपने एक पेज खोला, कोई भी व्यक्ति उस पेज के हिसाब से अपने एक्सप्लेनेशन देगा और कुछ भी मिस नहीं होगा। इस तरीके से ये डुप्लीकेबल है, इसको आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है। और जब आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो जाएगी, जब आपकी टीम में नंबर ऑफ प्रेजेंटर बढ़ जाएंगे, जब आपकी टीम में नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़ जाएंगे और उनमें सिमेट्री होगी कि आपने दिन में प्लान दिखाया और आपने बोला शाम को हमारे एक एक्सपर्ट हैं वो रात को बीओपी में आके आप उसको भी अटेंड कीजिए, और जब वो शाम को आया तो उसने देखा कि एग्जैक्टली वही चीज वहां पे बताई जा रही है जो दिन में बताई गई थी। तो वो मैच कर पाता है कि यहां पर एक सिस्टम है, यहां पे एक यूनिफॉर्म सिस्टम है एंड इस तरीके से काम किया जा सकता है। अपने प्लान की लेंथ 20 मिनट से ज्यादा ना रखें। उससे पहले आपने कितना समय बिताया उनके साथ रिलेशन बनाने में, कनेक्ट करने में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप टाइम लीजिए। लेकिन द मोमेंट आपने प्रेजेंटेशन खोला तो 18-20 मिनट के अंदर अंदर उसको सम अप कर दीजिए एंड देन उसके पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आप लास्ट में ले सकते हैं। लास्ट में सो थर्ड पार्टी वैलिडेशन। आपके जो लोग हैं वो स्टोरीज पे बिलीव करते हैं। जिस प्रोफेशन के व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, अपना होमवर्क करके जाइए कि उसी प्रोफेशन के लोग, उसी जाति, धर्म, प्रांत के लोग आपके पास सक्सेस मॉडल के तौर पे हों। आप एक एडवोकेट के पास गए, आपने बोला हमारे एक फलाना फलाना एडवोकेट है, ही इज डूइंग ग्रेट इन इट। एक हाउसवाइफ के पास गए, आप बोले दीदी आपको मालूम है हमारे पास 3 हाउसवाइफ मेरी टीम में ऐसी हैं जो बहुत अच्छा सफलता हासिल कर चुके हैं। आप स्टूडेंट के पास गए, आपके स्टूडेंट के नंबर्स होने चाहिए, ये स्टूडेंट्स हमारे पास सफल हो चुके हैं। आप किसी इंजीनियर के पास गए, आपके इंजीनियर्स के नंबर होने चाहिए। ऐसी टेस्टिमनीज आपके पास होनी चाहिए और ये जेन्युइन होनी चाहिए, झूठी नहीं, एक्चुअल। आप नहीं, आपकी टीम। एंड उसका बेनिफिट तब होता है जब आप रोज बीओपी का हिस्सा बनते हैं। आपको हर रोज एक नया बीओपी के अंदर एक नया टेस्टिमनी सुनने को मिलता है और आपको पता चलता है एक बढ़ई है, एक कारपेंटर है, एक दूध वाला है, एक दुकानदार है, एक हाउसवाइफ है, एक स्टूडेंट है। तो आपको लगता है आप बोल सकते हैं क्योंकि आपके अंदर से मालूम है कि आप एक सच्ची बात बता रहे हैं उनको। एंड चौथा, लास्ट जो आखिरी है, दैट इज यूज ट्रिपल एफ फॉर्मूला। ट्रिपल एफ फॉर्मूला इज फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड का मतलब होता है कि आप जब किसी को प्लान देंगे ना तो ऑब्जेक्शन आएगा आएगा। और जब ऑब्जेक्शन आएगा तो दो चीजें होंगी। ऑब्जेक्शन मतलब वो आपके साथ कुछ बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये कंपनियां तो भाग जाती हैं, आ, ये कुछ स्कैम साउंड कर रहा है, हमारे बुआ की लड़के की बहू के भतीजे ने इस टाइप की कंपनी को ज्वाइन किया था एंड उन्होंने लॉस किया। जब ये बातें बोल रहे हैं तो अब दो चीजें हैं। आप उसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आप जीत सकते हैं आर्ग्यूमेंट को और हार सकते हैं। अगर आप हार गए तो वो डोमिनेंस में आ जाएगा, बोलेगा इस लूजर के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप जीत गए तो आपने उसकी ईगो को हर्ट कर लिया।
और आपने अगर उसकी ईगो को हर्ट किया, अगेन आपकी पॉसिबिलिटी उसको अपने साथ ज्वाइन कराने की ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने ट्रिपल एफ फॉर्मूला को यूज करना है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूं। उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, आपने बोला मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने एग्रीमेंट दिया। फील, जैसा आप महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, मैं आपसे एग्री करता हूं। फील, फेल्ट, मैं भी ऐसे महसूस करता था, मैं एक इंजीनियर था, मैं दिन भर काम, मेरे पास समय नहीं था। फाउंड, तब मैंने एक मीटिंग अटेंड की और मुझे मुझे लगा, मैंने पाया, आई फाउंड दैट रात को आधा घंटा अगर हम 1 घंटा इस पे टाइम दे दें, कुछ नहीं करना, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अगर हम बीओपी को अटेंड करें और अपने लोगों को वहां प्लग करें, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम डू एग्री विद यू, आई डू एग्री विद यू। मैं भी ऐसे सोचता था, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे। देन आई फाउंड, तो मुझे पता चला कि हम यहां पे फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर ऑब्जेक्शन को ट्रिपल एफ फॉर्मूले के साथ यूज कर सकते हैं, एंड ये हमेशा कारगर साबित होता है, हमेशा काम करता है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आपका फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू यानी फॉलो अप करना। अब आप एक बात समझिएगा, कभी भी कोई बिजनेस का रिस्पॉन्स, उसका जुड़ना, उस बिजनेस का बनना पहले दिन से नहीं होता। हर यस के पीछे, यस मतलब जब वो व्यक्ति हां बोलेगा आपके बिजनेस को करने के लिए, उसकी जो हां होती है ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 7 परतों के नीचे दबी होती है। पहले नो बोलेगा, नो बोलेगा, नो बोले, ऑब्जेक्शन है उसका, बोला पैसा नहीं है, आपने उसको एंटर किया, नो हुआ। अब आप उसको टाइम नहीं है, ये तो फेक है, स्कैम है, अलाना है, फलाना है। आते आते वो जब तक 7 लेयर नहीं हटेंगी तब तक हाँ नहीं बोलेगा। और अगर आपका कोई व्यक्ति ऐसा जो चाहने वाला है, पहले दिन से बोलता है अरे सर आइए ना, प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है साहब, आप आ गए हैं तो लीजिए, तो यकीन मानिएगा वो बहुत बड़ा काम ऐसे लोग नहीं करते हैं, बिकॉज वो आपकी फेस वैल्यू पे जुड़े होते हैं, एंड हर छोटे छोटे चीज के लिए आपके कंधे पे बंदूक रख देंगे। जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है वो व्यक्ति एक्चुअल में काम करने का इच्छा रखता है, अगर उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया जाए। एंड फॉलो थ्रू वही एक प्रोसेस है। तो अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, फॉलो अप नहीं कर सकते हैं, फॉलो थ्रू नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको प्लान मत दिखाइए, बिकॉज प्लान देते ही वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, और अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो यकीन मानिएगा, फॉलो अप अगले 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका फॉलो अप होना चाहिए। आप जब किसी व्यक्ति को कितनी भी उम्दा जानकारी दीजिए, वो ब्रेन का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो 24 से 48 घंटे के अंदर वो वॉशअप हो जाता है, वो सारा सारा आउट हो जाएगा। तो अगर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको दोबारा क्लिक नहीं किया, तो वो भूल गया आपने प्लान दिया भी था उसको कि नहीं दिया था। उसको याद है, हाँ आप आए थे, होटल में मिले थे, चाय पिया था, प्लान क्या था नहीं मालूम। तो इसलिए 24 से 48 घंटे के अंदर आपने उसको अप्रोच करना है। एंड अप्रोच का ये बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको ये बोल सकते हैं कि इसमें आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। जब वो बेस्ट पार्ट बताएगा तो आप उसे एग्जैक्टली यही मुझे अच्छा लगा था। और जब वो इस फेवर की बात करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी यानी इंटरनल साइकोलॉजी उसको तैयार करती है जुड़ने के लिए। अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो माइंड मत कीजिए, मैंने आपको बोला 7 लेयर के नीचे ही हां दबा हुआ है, ना ना ना, और नीचे हां। तो 7 लेयर के नीचे हां दबा हुआ है। तो पहले बार उसने ऑब्जेक्शन लिया, आपने क्लोजिंग नहीं किया, लेकिन क्लोज इन कर लीजिए। आपके रिलेशन उसके साथ बेहतर हो जाने चाहिए। वो आपके पास, आपने 48 घंटे के अंदर उसके पास गए, आपने, उसने बोला नहीं भाई, तो आपने चाय पिया ना उसके साथ, आपने उसके साथ आधा घंटा बिताया ना, आपका रिलेशन और सुदृढ़ हो गया। और ये बिजनेस के अंदर जितना बेहतरीन रिलेशन होगा, उतनी बेहतरीन पॉसिबिलिटी होती है आपकी ग्रोथ की, उतनी बेहतरीन पॉसिबिलिटी होती है आपके प्रोस्पेक्ट की काम करने की। हर चीज के लिए परमिशन मांगिए अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। आपने प्लान दिखाया, ही सेड ओके देखते हैं, तो आप उनको बोलिए सर विद योर ड्यू परमिशन क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं। उसने, वो डेफिनेटली, कोई भी अगर आप परमिशन मांगेंगे तो आपने उसको अपर साइड में रखा, वो आपको डेफिनेटली परमिशन दे, यस ऑफ कोर्स दिस इज माय नंबर। तो आप उसको बोल सकते हैं सर क्या, अगर आप परमिशन दें तो क्या मैं आपको अपनी डेली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकता हूं, जहां पर मैं अपनी टीमों को या हमारे जो खास खास लोग हैं आपके जैसे,
पढ़े लिखे आपके जैसे हैंडसम पर्सनालिटी के लोग जो हैं, उनको मैं इस इंडस्ट्री को लेके कुछ अपडेट देता हूं टाइमली। तो अगर आपका परमिशन है तो क्या मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में रख सकता हूं? तो 99.99% वो हाँ ही होगा। एंड जब वो हाँ बोलेगा तो उसको बोलिए, सर ये ब्रॉडकास्ट में मैं आपको जब मैसेज भेजूंगा तो आपको तब पहुंचेगा जब मेरा नंबर आपका सेव होगा, तो अपना नंबर भी उसको सेव करा दीजिए। क्या मैं अपना नंबर आपके मोबाइल के अंदर सेव कर सकता हूं? तो इस तरीके से आपने परमिशन जब लिया ना, एक कनेक्शन बन गया, आपका नंबर उसके बाद सेव हो गया। कोशिश कीजिए हर प्लान के बाद आप ये नंबर सेव करें। दूसरा, हर प्लान के बाद आप उससे रेफरेंस जरूर लें, उसके जैसे कुछ लोग, ताकि उसको उसको भी एक बिजनेस को टेक ऑफ करने का आइडिया लगे कि उसके साथ के चंद लोग। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि एक व्यक्ति को हमने प्लान दिया, वो ही वॉज नॉट रेडी, लेकिन उसने चंद रेफरेंसेस दिए एंड दे बिकेम रेडी इंस्टेंटली। एंड अब ये जो पहला वाला व्यक्ति है, इसका भी लालसा जगी कि मुझे भी काम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, रीच आउट विद न्यू इंफॉर्मेशन एवरी टाइम। जब भी आपने उसको ब्रॉडकास्ट में, ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया, गुड नाइट का मैसेज भेज दिया, कुछ खास अपडेट्स आपकी टीम को लेकर, आपकी नए अचीवमेंट्स को लेकर, आपके प्राइसेस को लेकर, कुछ भी नया अचीवमेंट है तो वो आप टाइमली उनको अपडेट कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा कि वो आदमी जो आपको दूर से मॉनिटर कर रहा था, वो आपकी सफलता को देखेगा और वो उसको इंस्पायर करेंगे। तो 7 बार, एक व्यक्ति को 7 बार फॉलोअप्स चाहिए होते हैं। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पहले फॉलोअप के बाद हथियार डाल देते हैं, एंड इस वजह से वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जहां पर बड़ा पैसा है वहां तक नहीं पहुंच पाते, और उसको इनकेस करता है कोई और व्यक्ति। तो मैं आपको एक मास्टर टैगलाइन देना चाह रहा हूं, और वो टैगलाइन ये है कि अगर आप फॉलोअप करने का टाइम आपके पास नहीं है तो प्लान भी मत दिखाइए। इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। आप ये मान के चलें कि जिसको आपने प्लान दिखाया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको फॉलो करना। और इसीलिए कहा जाता है कि आ, आज अगर हम बात करें तो इसलिए कहा जाता है 68% ऑफ सेल आर लॉस्ट ड्यू टू पुअर फॉलो। 68%। आप सोचो आपकी जितनी टीम है, उस टीम का 68% ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े ही नहीं, जिनको आपने प्लान दिखाया, एंड इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि आपने उनको फॉलो अप नहीं किया। तो 68% ऑफ द ह्यूज अमाउंट, करीब करीब 32% लोग ही आपके साथ जुड़े, 68% लोग जिनको आपने प्लान दिखाया वो आपके साथ नहीं जुड़े क्योंकि आपने उनको फॉलो अप नहीं किया। पकी पकाई खीर किसी और के थाली पे गई, किसी और ने या तो उनको ज्वाइन कराया, या वो हमेशा के लिए डेड हो गए आपके साथ, या आपके प्रोफेशन के अंदर आए नहीं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को जिसको आपने ज्वाइन कराया, और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास डायरी होगी, हैंड रिटन होगी, मोबाइल नहीं। जब हमने पहली बार बोला था लिस्ट बनाइए, हैंड रिटन बनाइए, आप मेंशन कर सकते हैं इस डेट को। उसने बोला अभी तो नहीं भैया, अगले महीने हम देखेंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, कमेटी उठाएंगे अगले महीने 13 तारीख को। तो आपने डायरी में लिख दिया 13 जनवरी। अब 13 जनवरी कभी तो आएगा, और जब आपका डेली का रूटीन होगा और अपनी डायरी को खोलना, तो 13 जनवरी आपको पॉपअप होगा, लो जी। अब आपने 13 जनवरी को उसको फोन किया, उसने बोला अभी नहीं भैया, हम कमेटी उठा नहीं पाए, अभी तो अगले महीने हमको बोनस मिलेगा। तो 31 मार्च को हम आपको 31 मार्च का क्लोजिंग के बाद हम आपके साथ जुड़ पाएंगे। तो आप बोलिए 31 को ओके है सर, ठीक है। आपने 31 मेंशन कर दिया। अब आप बीच में उसको ब्रॉडकास्ट मैसेज से कनेक्टेड हैं, लेकिन 31 को फिर जब आपने डायरी खोली तो वहां पे लिखा कि राम खिलावन जी को कॉल करना है। आपने फिर उसको 31 तारीख को कॉल किया, उन्होंने गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, और सब बढ़िया। अगेन कनेक्ट, क्यूरियोसिटी एंड कॉल टू एक्शन। अब इस बार देखिए, ये तीसरा कॉल था, उसने फिर एक टाल मटोली की, फिर टाल मटोली की। और आपने, क्योंकि आप डायरी में लिख रहे हैं, इसलिए आपको हर पर्टिकुलर डे पर जब आप डायरी खोलते हैं तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ जाता है उस पर्टिकुलर दिन में, और आप अपने कमिटमेंट के साथ उसको कॉल करते हैं। वो भूल चुका था कि आप उसको कॉल करेंगे, लेकिन उसके अंदर वाले ने उसको एक मैसेज दिया कि ये व्यक्ति अपने बिजनेस को लेके डैम सीरियस है, ही इज अ प्रोफेशनल, आपको उसके साथ जुड़ना चाहिए। और आप नेक्स्ट कॉल पे आप देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो बहुत बेहतरीन होगा, और वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा होगा। तो दोस्त, मैं सिर्फ तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा
कि फॉलो अप्स को बहुत सीरियसली आप लोगों को लेना है। अगर आप फॉलो अप्स करते हैं तो फॉलो अप्स आपको एक 68% बिजनेस में इजाफा दे सकता है। 68%, यानी जो अभी तक आपने किया वो केवल 32%, 68% का इजाफा आपका फॉलो अप दे सकता है आपको। नाउ 3 कार्डिनल्स रूल्स। अब ये 4 स्किल्स आपने सीखी, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, सो द प्लान करना और उसके बाद फॉलो अप करना। उसके बाद आता है 3 कार्डिनल रूल्स। 3 कार्डिनल रूल्स कौन से हैं? ऐसे नियम जिनको आपने हर हाल में, कार्डिनल का मतलब होता है दिल से, दिल के नियम, ऐसे नियम जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता, ऐसे नियम को आपको पालन करना है। आपकी टीम को ये अवगत जरूर आप कराएं। एंड इसमें पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, नेवर मैस अप विद समवन स्पाउस मनी एंड ईगो। किसी भी व्यक्ति की ईगो, उसकी स्पाउस यानी जीवन साथी या मियाँ बीबी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और मनी, ईगो, अन स्पाउस के साथ मैसअप नहीं करना। आपका इस टाइप का कोई बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आज हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमें बहुत सारी महिलाओं के साथ भी काम करने का मौका मिलता है, महिलाओं को पुरुष के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो कुछ भी ऐसा अनएथिकल नहीं होना चाहिए आपके रिलेशन में, आपके लेन देन में, जो किसी की ईगो या पैसे को या किसी के रिलेशन को हार्म करे। तो ये एक नियम है। अगर ऐसा होता है, आपने अपने अपलाइन से पैसा उधार लिया, टाइम पे नहीं दिया, तो अब आप उनकी मदद के लिए हकदार नहीं हैं। आपके अंदर से भी आवाज नहीं आएगी, आप हेजिटेट करेंगे उनको अप्रोच करने के लिए। आपने डाउनलाइन से पैसा लिया हुआ है, अब डाउनलाइन आपका रिगार्ड करना बंद कर देगी, आपकी डाउनलाइन प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना कम कर देगी और इन सारे मसलों में घुस जाएगी। तो इन 3 चीजों पे आपको बिल्कुल भी तवज्जुह नहीं देनी है, मतलब इनको कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लेना है। अगेन, ओनली पॉजिटिव टू द डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, चैलेंज टू द अपलाइन। अभी क्या होता है कि हम एक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, और जब कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसमें चैलेंजेस भी आते हैं। एंड चैलेंजेस कई बार ऐसे होते हैं जो मतलब आपकी समझ के हिसाब से, मतलब इनिशियली आप उनको समझते नहीं है और आप सीधा सीधा अपनी डाउन लाइन के साथ बात करते हैं, अपनी क्रॉस लाइन के साथ बात करते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पेक्ट करता है। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीजें हैं, आपने उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को अपनी डाउन लाइन के साथ और क्रॉस लाइन के साथ शेयर नहीं करना। और अगर कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं तो वो आपने अपने अपलाइन के साथ शेयर करने हैं। और अपलाइन कौन है? मैं हर बारी बोलता हूं, अपलाइन का मतलब वो व्यक्ति जो आपकी टीम में एक्टिव है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, आपकी टीम के, आपके मतलब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है और एक्टिव है एंड ग्रोइंग है, यानी हर मौके पे दिखता है और साथ में ग्रो भी कर रहा है, वो अपने रैंक को एडवांस कर रहा है, वो अपनी इनकम को एडवांस कर रहा है। ऐसे लोग ही अपलाइन होते हैं। ऐसे डमी लोग अपलाइन नहीं होते जो गलती से आपकी टीम में आ चुके हैं और किसी के सौजन्य से आप उनके नीचे चले गए हैं। तो ऐसे अपलाइन को आप अपलाइन नहीं कह सकते, वो डमीज होते हैं। अपलाइन वो है जो ग्रोइंग है एंड जो एक्टिव भी है। तो कभी भी आपके साथ कोई चैलेंज और किसी टाइप की कोई समस्या है तो अपने अपलाइन के साथ शेयर करें, लेकिन अपलाइन का क्राइटेरिया ये है कि वो ग्रोइंग होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद, कंसल्ट विद अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप कभी भी कुछ चीज नहीं कर रहे हैं, अब ये देखो कितना सिंपल है, बोला ये सर ये तो हमें पता ही है, पता है, लेकिन अप्लाई कितने लोग करते हैं? आपने अपलाइन से पूछा नहीं, उसकी ईगो हर्ट हो गई, अब वो आपके लिए सपोर्टिव जो बिहेवियर, उसका रवैया वो बदल जाता है। तो यहां पर कभी भी आप कुछ नया कर रहे हैं नए व्यक्ति के तौर पे, तो आपको अपने अपलाइंस के साथ कंसल्ट करना चाहिए। 2 बेनिफिट्स उसके होंगे, एक तो उनका तजुर्बा है, उन्होंने कई बार इस टाइप के प्रोग्राम कंडक्ट किए होंगे, एंड वो खुद भी सपोर्ट के तौर पे आपके फिजिकली, फाइनेंशियली वो सपोर्ट के तौर पे आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो हमेशा कुछ भी नया करने के लिए, कोई नया पोस्टर आपने डिजाइन करना है, कोई नई बुकलेट डिजाइन करनी है, कोई नया इवेंट करना है, तो वहां पर आप अपने अपलाइन के साथ जरूर कंसल्ट करें। अनअप्लाइन कौन? अपलाइन वो जो एक्टिव है और जो ग्रोइंग है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो एक पैर इस कंपनी में और 2 पैर, दूसरा पैर किसी दूसरी कंपनी में, एंड वो हमेशा सोचते हैं कि इस कंपनी में मैंने इसका बेनिफिट उठा लिया, अब दूसरी कंपनी में इसका बेनिफिट कैसे उठाऊं। तो उसके लिए वो आपको मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका अपलाइन ग्रोइंग होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए। फाइनली लास्ट मुकाम पे, लास्ट पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड फाइनल है 6 डेली एक्टिविटीज। 6 ऐसे क्रियाकलाप आपने डेली बेसिस पे करने हैं। ये क्रियाकलाप आपको आपकी अगली मंजिल तक के लिए
एक एश्योरेंस देते हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है अगर ये 6 एक्टिविटीज आप करें। 4 बेसिक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, 4 बेसिक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, 3 कार्डिनल रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए और 6 एक्टिविटीज को आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। तो पहली एक्टिविटीज है टॉक टू द न्यू पीपल। अब पहली वाली स्लाइड्स पे अगर हम जाएं तो हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारे लोग हैं, नए लोगों से आपने हमेशा बात करनी है। आपके फैक्ट्री के अंदर नया नया रॉ मटेरियल आना चाहिए। कुछ रॉ मटेरियल खराब हो गया, कुछ प्रोसेस होकर प्रोडक्शन में चला गया, लेकिन नया रॉ मटेरियल अगर नहीं आ रहा है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो हमेशा हर रोज आप ये सोचिए कि मैंने अपना मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज, एमएलए बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, एमएलए, आप डिसाइड कर लीजिए कि हर रोज मैं 2 लोगों से जरूर बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने रिलेशन बिल्डिंग के बारे में एक कनेक्शन उनके साथ बनाऊंगा, एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा करूंगा, एक कॉल टू एक्शन उनको दूंगा। तो हर रोज 2-3 नए लोगों से बात करना है, ये डिसाइड आपने करना है जितना बड़ा विजन आपका होगा। टॉक टू द पीपल हु अटेंडेड। जब आप किसी व्यक्ति को तवज्जुब देते हैं तो उसको सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस समझ में आती है, उसको सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस का फील आता है कि हाँ मेरा भी कुछ वजूद है। और जब वो वजूद उसको समझ में आता है तो आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। तो आपके लोग, आप किसी कारण से किसी इवेंट में नहीं जा पाए, जिन लोगों ने इवेंट अटेंड किया उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके एफर्ट्स के लिए थैंक यू बोलिए, और साथ में उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या सीखा। जिन लोगों ने बीओपी अटेंड की उनसे पूछिए उन बेस्ट पार्ट क्या लगा उनको उसमें। टॉक टू द पीपल हु ज्वाइन। अब आपकी टीम में जो नए लोग जुड़े हैं उनके साथ एक इंडक्शन प्रोग्राम रखिए, उनके साथ मिलिए, उनको जूम कॉल पे उनको कॉल कीजिए, जूम कॉल पे भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, मेरी कहीं जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। हमारे पास एक सिस्टम है, हमारी रात को बीओपी होती है, हमारा ट्यूसडे का प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग ट्रेन करते हैं, हमारा सैटरडे का प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग ट्रेन करते हैं। तो आपको कहीं पे भी किसी टाइप का कोई चैलेंज हो तो लेट मी नो। तो उसको क्या हुआ, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस फील हुआ। और जब सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस फील होता है ना, कनेक्शन बनता है। हमारे पुराने परिवारों में क्या होता था, कनेक्टेड होते थे लोग, इमोशनल होते थे। आज की डेट में सिंगुलर लेवल पे अपने फैमिलीज हैं, मियाँ बीवी दोनों जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा अकेला घर में, तो वो इमोशंस भी खत्म हो चुके हैं बच्चों के, शहरों में खास तौर पे। तो ये कनेक्ट करके आप अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट रह सकते हैं एंड वो इमोशंस उनको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएगा। टॉक टू द एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। हर रोज कोशिश ये कीजिए कि एक बार आपके अपलाइन की आवाज आपको सुनने को मिले। अगर आप अपने अपलाइन को कॉल करें, सर बस मेरा दिन बन गया, बस आपको हेलो बोलना था सर, मजा आ गया सर आपकी आवाज सुन के, आज मेरा दिन बन गया, यू नो व्हाट, उसको भी सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस फील होगी और आपको भी। कोई सवाल आपका है, आप हर रोज एक एक नियम बना लीजिए, मैं अपने अपलाइन से जरूर बात करूंगा। एंड फाइनली, जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपके कोर लोग हैं, उनसे भी आपको बात करनी है हर रोज। आपके 10 लोगों को आप लिस्टेड कर दीजिए कि ये 10 लोग, ये 9 लोग जो मेरे नवरत्न हैं, उन लोगों को मैं हर रोज कॉल करूंगा। उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, उनके गोल सेटिंग में, उनके गोल अचीवमेंट्स में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें मैं उनकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तत्परता दिखाएंगे ना, विल फाइंड कि वो आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा, बोलो गिव मी सम टाइम, और आपने फिर क्या किया, अपने अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन से बात किया एंड आपने उसका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड किया। आप एक ब्रिज का काम करते हैं अपनी टीम और अपने अपलाइन के बीच में, एंड ये वंडरफुली काम करता है मेरे दोस्त। तो यहां पर टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करना भी बहुत अनिवार्य है। हर रोज अपने आप से बात कीजिए, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द डायमंड, आई एम द ब्लू डायमंड, और वट। मतलब ये नहीं कि ब्लू डायमंड है तो डायमंड बोलना शुरू कर दो, मतलब जो आपका रैंक है और जो आपका डिजायरस रैंक है, जो आने वाला, जो आई एम द क्राउन डायरेक्टर, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, इस टाइप का आप अपने आप से बात करें। एंड आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट प्रेजेंटर, आई एम द बेस्ट स्पीकर, आई एम फलाना फलाना, वट एवर। आप एक अफर्मेशन का लिस्ट बनाइए और अपने आप से बात कीजिए। आप अपने आप से क्या बात करते हैं वो बहुत अधिक मैटर करता है मेरे दोस्त। तो यहां पर मैं फाइनल एक कोटेशंस के साथ यहां पे क्लोज करना चाहूंगा। चैंपियंस आर ब्रिलियंट एट द बेसिक्स। दुनिया के जितने भी चैंपियन है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, मेजर प्रेमचंद और ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो पॉलिटिशियन की फील्ड में, चाहे वो ट्रेनिंग के फील्ड में टॉनी रॉबिन्स हो, चाहे सिंगिंग के फील्ड में लता मंगेशकर हो, जो भी अपने फील्ड के 1% टॉप आइकॉनिक लोग हैं, जो चैंपियन हैं, उनके अंदर एक चीज कॉमन है कि वो लोग अपने
बेसिक्स में ब्रिलियंट हैं, बेसिक्स में एक्सपर्ट है, दे नो व्हाट इज द बेसिक ऑफ द इंडस्ट्री। आप और हम अगर कहीं लेक कर रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि वी आर अवॉइडिंग दोस बेसिक्स, हम उन बेसिक्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज से नियम बना लीजिए कि 6 4 3 6 का ये नियम आपके जीवन के हर रोज का नियम बनेगा। 4 बेसिक स्किल्स, 3 कार्डिनल रूल्स एंड 6 डेली टास्क को मैं हर रोज कंप्लीट करने के बाद ही अपने बिस्तर पे जाऊंगा। एंड यकीन मानिएगा, 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आएगा। एंड ये बदलाव आपको एक बड़े चैंपियन के तौर पे स्टैब्लिश करेगा आपकी इंडस्ट्री के अंदर। तो होपफुली चीजें सिंपल थी, आसान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा एंड आप सभी लोगों